ठीक है, तो अब हम जानने जा रहे हैं प्लियोट्रॉपिक जीन पे। पहले पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने कोडोमिनस तक पढ़ लिया था। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में। ठीक है, अब देखो अपन ने पहले कोडोमिनस समझा, मल्टीपल अलील समझा। मल्टीपल अलील में अपन क्या पढ़ रहे थे, मल्टीपल अलील जो होती है उसके अंदर एक ही जीन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। एक ही जीन के जब बहुत सारे फॉर्म होते हैं और अपन एक जीन के जो फॉर्म्स होते हैं उन्हीं को अलील्स कहते थे। बिल्कुल। अब एक जीन के जब बहुत सारे फॉर्म होते थे तो अपन उन्हें क्या कहते थे, मल्टीपल अलील्स कह देते थे। ठीक है, क्यों, एक जीन के अंदर जब बहुत सारे अलील हो जाते तो हम उन्हें मल्टीपल अलील कह देते थे। बिल्कुल सही बात है सर, बोल दिया आपने मान भी लिया। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है। फिर सर देखो क्या होता है, अ जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, वह जीन जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं जीन तो एक ही कंट्रोल कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। बिल्कुल, लेकिन अब प्लियोट्रॉपिक जीन में क्या बात क्या है कि जनरली एक जीन जो होती है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। बिल्कुल, एक जीन तो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। आई जीन जो है वो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने का काम करेगी। ठीक है, तो प्रत्येक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन कुछ जीन जो होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, वो बहुत सारे कैरेक्टर को एट अ टाइम कंट्रोल करने का काम करती है। उन्हीं जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। तो मल्टीपल अलील और प्लियोट्रॉपिक जीन के अंदर अंतर समझना। मल्टीपल अलील एक जीन के बहुत सारे अलील्स होती हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन एक वह जीन जो बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन कह रहे हैं। बिल्कुल। अब देखो प्लियोट्रॉपिक जीन प्रोड्यूस मल्टीपल फिनोटाइपिक अफेक्ट। अब सुनो, जब जीन एक है, अब वो कैरेक्टर अलग अलग रिस्पॉन्सिबल कर रही है। मान लो उसने कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2 और कैरेक्टर 3 को वह कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब जब वे अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है तो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के साथ साथ वह दूसरे कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर रही है। यानी यदि एक का फिनोटाइप बदलेगा तो दूसरे का भी फिनोटाइप बदल जाएगा। तो उसके अंदर फिनोटाइपिक अफेक्ट डिफरेंट देने को बोलते हैं। बहुत सारे मल्टीपल फिनोटाइपिक अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और एक जीन जब बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। अब इसका जो एक बेस्ट एग्जाम्पल वो है हमारा किसके अंदर देखने को मिलता है, एग्जाम्पल है इसका पी प्लांट के अंदर। किसके अंदर, पी प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है वो समझो। पी प्लांट के अंदर क्या बात है कि पी प्लांट के अंदर एक जीन होती है जो फ्लावर कलर को भी कंट्रोल करती है, सीड कोट के कलर को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, तो जो फ्लावर कलर को भी कंट्रोल कर रही है, सीड कोट के कलर को भी कंट्रोल कर रही है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, प्लियोट्रॉपिक जीन बोल दिया। ठीक है, अब वो फ्लावर कलर को भी कंट्रोल करती है, सीड कोट कलर को कंट्रोल करती है। दूसरा पी प्लांट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। पी प्लांट के अंदर ही एक जीन होती है बी जीन, जिसे हम बी जीन बोलते हैं, ध्यान रखना। तो पी प्लांट के अंदर जो बी जीन होती है वो दो कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। एक तो वह सीड शेप को कंट्रोल करती है, एक तो वह सीड शेप को कंट्रोल करेगी। कैसे कि यदि कैपिटल भी आया तो इसका मीन्स क्या है, सीड का जो होगा कलर होगा वो राउंड, मतलब सीड का जो शेप होगा वो राउंड होगा। बिल्कुल राउंड होगा। ठीक है, कैपिटल भी स्मॉल भी आएगा तो कैपिटल भी स्मॉल बी के अंदर भी, देखो कैपिटल भी स्मॉल बी के अंदर भी हमारे को, ठीक है ना, तो कैपिटल बी स्मॉल बी के अंदर भी हमारे को क्या देखने को मिलेगा, राउंड देखने को मिला। अब क्यों देखने को मिला वो समझो। देखो होता क्या है कि जब तुमने कैपिटल बी किया तो तुम्हारा दोनों के दोनों डोमिनेंट है, तो कोई एक आ जाएगा। मान लो हमने बोल दिया राउंड है। ठीक है, अब कैपिटल बी स्मॉल बी के अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर कौन डोमिनेट करता है, तो कैपिटल बी है, राउंड जो होता है वो डोमिनेंट होता है तो राउंड होगा। बिल्कुल। और स्मॉल बी के अंदर केस में क्या होगा, रिंकल्ड सीड देखने को मिलेगा। सीड का शेप जो होगा वो रिंकल्ड देखने को मिलेगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। यह जो है सीड शेप को कंट्रोल करने के साथ साथ यही जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करती है। हाँ, यही जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करती है। अब वो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे शो करती है। यही जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है जब यह साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल को कंट्रोल करती है। तो ध्यान रखना, पी प्लांट के अंदर बी जीन जो है दो कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करती है। एक तो कैरेक्टर है सीड शेप, दूसरा कैरेक्टर जो है वो है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो बी जीन जो है वो सीड शेप को भी कंट्रोल करती है, स्टार्च ग्रेन को भी कंट्रोल करती है। यदि कैपिटल बी आएगा तो राउंड होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा तो राउंड होगा, कैपिटल स्मॉल बी आएगा तो रिंकल्ड होगा। साथ के साथ स्टार्च ग्रेन, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को भी कंट्रोल करेगी कि स्टार्च, देखो सीड के अंदर स्टार्च होता है, अब वो स्टार्च ग्रेन्यूल का साइज कितना होगा उसको भी कंट्रोल करने का काम बी जीन करती है। कैसे कि यदि कैपिटल बी होगा तो वह लार्ज होगा। ठीक है, अब कैपिटल बी स्मॉल बी जब होगा तब लार्ज ना होकर
मीडियम साइज होगा। अब मीडियम साइज क्यों होगा? क्योंकि इस केस के अंदर वह इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है। तो ध्यान रखना, बी जीन वेरी स्पेशल जीन है। एक तो यह प्लियोट्रॉपिक जीन है। प्लियोट्रॉपिक जीन का क्यों वो एग्जाम्पल बोला? क्योंकि ये दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, एक तो सीड शेप को कंट्रोल कर रही है और एक साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल को कंट्रोल कर रही है। इतना क्लियर है? बिल्कुल। अब सीड शेप के केस में तो यह लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करती है, जो कि मेंडल कहता था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो नॉर्मली लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करती है सीड शेप, अपन पास जो है। लेकिन जो साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के केस में वह इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है। ठीक है, यदि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है तो कैपिटल बी यदि होगा तो लार्ज होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी के अंदर मीडियम आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो F1 प्रोजेनी होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F1 प्रोजेनी होती है, वो दोनों कैरेक्टर दोनों के दोनों पेरेंट्स से जो होती है डिसिमिलर होती है। उसके अंदर कैरेक्टर जो होते हैं वो ब्लेंड कर जाते हैं, मीडियम आता है। और स्मॉल की बी के अंदर आता है स्मॉल साइज। कैसा आता है? स्मॉल साइज। अब यहाँ से एक और बात हमको समझ में आती है, क्या कि डोमिनेंस, कोई कैरेक्टर जो होगा वो डोमिनेंस होगा, है ना। कोई भी जो जीन शो कर रही है वो डोमिनेंस शो कर रही है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, वो डिसाइड आप कैरेक्टर से करोगे, आप जीन से डिसाइड नहीं करोगे। जैसे जीन तो कॉमन है, बी जीन जो है वो तो कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है। अब बी जीन जो है सीड के शेप को भी कंट्रोल कर रही है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को भी कंट्रोल कर रही है, लेकिन सीड शेप के केस में वह लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखा रही है और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल के अंदर वह इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रही है। मीन्स एट अ टाइम एक जीन लॉ ऑफ डोमिनेंस भी फॉलो कर सकती है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों को फॉलो कर सकती है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है वो आप कैरेक्टर जीन से डिसाइड ना कर भाई कैरेक्टर से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और इसका कंक्लूजन भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन क्या है इसका? डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस सेल्फ फ्यूचर ऑफ ए जीन। डोमिनेंस किसी भी जीन का, अपन जानते हैं तो कोई भी जीन जो है वो डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो नहीं करती, ठीक है। वो ऑटोनोमस फ्यूचर जीन का नहीं होता, वो प्रोडक्ट ऑफ जीन पर डिपेंड करता है कि आप साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के ऊपर देख रहे हो या आप कैपिटल बी स्मॉल बी को देख रहे हो या आप कैपिटल बी को देख रहे हो, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और पार्टिकुलर फिनोटाइप कैरेक्टर दैट वी चूज टू एग्जामिन स्टडी इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन, कौन से कैरेक्टर को देखना है? यदि हम सीड शेप को देखना है तो वह लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाएगा, यदि हम साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल को देखना है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कहने का बात यह है, निष्कर्ष वाली बात यह है कि जो हमारी जीन जो प्लियोट्रॉपिक जीन है वो जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाई या इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई, वो कैरेक्टर से डिसाइड होगा ना कि जीन से, ठीक है। अब देखो ना, माने इसका अपन देखो डायग्राम से समझो। क्या है कि जैसे मान लो कि क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसके ऊपर आर था, उसके कारण प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक। अब मान लो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया और दूसरा जो जीन है वो एक्सप्रेस कर देगा तो प्रोडक्ट बना देगा, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सेम केस के अंदर बी जीन के केस में वो डोमिनेंट शो कर रही है और बी जीन के ही केस में वह इनकम्प्लीट डोमिनेंट भी शो कर रही है। यदि सीड शेप बोलोगे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल बोलोगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो तुमको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि सीड शेप के केस में बी जीन जो होती है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस शो करती है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल के केस में वह इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देखो। अब देखो, अ प्योर राउंड सीड शेप पी प्लांट इज क्रॉस विद रिंकल्ड सीड शेप प्लांट एंड प्रोड्यूस F1 जनरेशन। इन F1 जनरेशन के अंदर क्या होगा? तो देखो उसने बोला प्योर राउंड सीड। अब प्योर राउंड है तो हमने लिख दिया कैपिटल बी, बिल्कुल। उसका क्रॉस कराया गया एक रिंकल्ड सीड शेप के साथ। अब रिंकल्ड जो होगा, सुनना, रिंकल्ड जो होगा वो होगा स्मॉल बी, हम जानते हैं, ठीक है। प्लांट एंड प्रोड्यूस F1 जनरेशन। इन F1 जनरेशन के अंदर F1 जनरेशन जो होगी, अब अपन जानते हैं F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा और साथ के साथ यह जो जीन होती है वो प्लियोट्रॉपिक जीन होती है। यह साइज को सीड के शेप को कंट्रोल करने के साथ साथ साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल को भी कंट्रोल करती है। अब कैपिटल बी स्मॉल बी जो बना है वो उसका साइज होगा मीडियम साइज। कैसा साइज होगा? मीडियम साइज होगा, ध्यान रखना। तो मीडियम साइज स्टार्च ग्रेन ऑब्टेन्ड होंगे, ठीक है। रिंकल्ड सीड ऑब्टेन नहीं होगा। सीड का शेप क्या होगा? सीड का शेप तो लार्ज ही होगा, क्यों? उसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस चलता है, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ जेनेटिक डिसीज की बात करते हैं, सुनना। मोस्ट ऑफ जेनेटिक डिसीज जो होती हैं वो भी प्लियोट्रॉपिक जीन होती हैं, ठीक है। प्लियोट्रॉपिक जीन, मोस्ट ऑफ जो जेनेटिक डिसीज हैं वो प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल होती हैं। ये एग्जाम्पल के लिए फिनाइलक्यूटोनीरिया, ये ह्यूमन हेल्थ और डिसीज के अंदर अपन ने स्टडी भी किया था और अभी भी बोल देता हूँ, ये होती है ब्लैक यूरिन डिसीज।
फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होती है? एक ब्लैक यूरिन डिसीज होती है। अब बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सुनना, सिकल सेल एनीमिया अब एक बीमारी क्या है समझो। क्या होता है कि हमारी जो रेड ब्लड सेल होती है उसका जनरली शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव होता है। मीन्स उसका शेप बाइकॉनकेव भी होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हमारी हमारी आरबीसी का जो शेप होगा वो हमारा हमारे क्रोमोजोम के ऊपर जीन डिसाइड करेगी कि हमारी आरबीसी का शेप कैसा होगा। तो हमारे क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट जीन डिसाइड करेगी कि हमारा जो आरबीसी का शेप है वो कैसा होगा, ठीक है। तो नॉर्मली तो वह शेप होता है बाइकॉनकेव होता है। लेकिन जब जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, जब जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया तो उसके कारण क्या होता है, जो सेल का जो शेप है वो रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो बाइकॉनकेव ना होकर सिकल सेल शेप्ड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो डिसीज है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है। मीन्स ये ऑटोसोम के द्वारा इसको जो जीन होती है शेप की, जो हमारी रेड ब्लड सेल को जो कंट्रोल करती है, रेड ब्लड सेल के जो शेप को कंट्रोल करती है वो ऑटोसोम पर प्रेजेंट होती है। साथ के साथ सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही अफेक्ट करती है। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही बिल्कुल पर्सनली वो पर्सन जो होगा वो कंप्लीटली अफेक्टेड होगा, ठीक है। अब देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है बिल्कुल। साथ के साथ इन दिस डिसीज 6th अमीनो एसिड ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज चेंजेड। ग्लूटामिक एसिड की जगह बालीन आ जाता है। कौन आ जाता है? ग्लूटामिक एसिड की जगह बेलीन आ जाता है। अब सुनो होता क्या है, हम जानते हैं कि जो अमीनो एसिड की जो चेन होती है, तो जो 6th अमीनो एसिड की जो चेन होती है बीटा चेन जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड जो कि एक अमीनो एसिड है उसकी जगह बेलीन आ जाने के कारण, ठीक है। तो सिर्फ ग्लूटामिक एसिड से बेलीन होने के कारण, ठीक है, इतना बड़ा म्यूटेशन हो जाता है कि डिसीज लगात हो जाती है। इसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो यदि जीन के अंदर म्यूटेशन होता है तो वो हार्म कर सकता है बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया, पहली बात तो यह ध्यान रखनी है तुमको कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। साथ के साथ यहाँ पर जो कॉज क्यों होती है, क्योंकि 6th चेन ऑफ अमीनो एसिड ऑफ बीटा ग्लोबिन के अंदर ग्लूटामिन एसिड की जगह वेलिन बन जाता है। म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसवर्सन के कारण भी हो सकता है। अब देखो, जीन ऑफ बीटा चेन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। सुनना, बीटा चेन जो है, जो कि एक चेन होती है अमीनो एसिड की, वो हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर प्रेजेंट होती है बिल्कुल। तो ध्यान रखना है तुम्हारे को क्रोमोसोम नंबर, तो हमको ध्यान रखना है कि यह जो जीन होती है ये क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर प्रेजेंट होती है बिल्कुल। और साथ के साथ होता क्या है, हमको दोबारा बता देता हूँ कि बीटा चेन जो होती है, बीटा चेन होती है, ठीक है। अब वो अमीनो एसिड की चेन है बिल्कुल। अब अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, बीटा चेन के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, पॉलीमर है बिल्कुल। अब उसके अंदर 6th अमीनो एसिड जो होता है वो जनरली तो ग्लूटामिक एसिड होता है। जनरली क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। पर म्यूटेशन के केस में वो बेलीन हो जाता है, जिसके कारण बीटा चेंज होती है, वो चेंज हो जाती है और सेल का शेप बाइकॉनकेव ना होकर सिक्कल शेप्ड हो जाता है। ध्यान रखना, सिक्कल शेप्ड हो जाता है, ठीक है। तो बाइल डलील जो होती है एचबीए जैसे हम बोलते हैं, वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज करती है। ध्यान रखना, वो जो होती है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करती है। तो एचबीए जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करती है। लेकिन जो पॉइंट म्यूटेशन के कारण म्यूटेंट अलील बन जाता है जिसे हम बोलते हैं एचबीएस, एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। ध्यान रखना, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। अब देखो, यदि हम बात करें सिकल शेप ऑफ आरबीसी का सिकल शेप क्यों हो रहा है उसको समझो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारी आरबीसी जो है वो जैसे ही उसके अंदर म्यूटेशन होगा तो हार्ड एंड रिजिड आरबीसी के कारण ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो स्लो होता है। तो इसके कारण ऑर्गन डिस्फंक्शन भी होता है। ध्यान रखना, इसके कारण आरबीसी की डेथ बढ़ जाती है, ठीक है। एनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है और साथ के साथ ये भी इसका एक खास फीचर है, ये मलेरिया को रेजिस्टेंस दे देती है। मलेरिया जो है सिकल सेल शेप के अंदर हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना, क्योंकि उसके पास ग्रो करने के लिए इतना मीडियम ही नहीं मिलता आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जॉन्डिस करती है, एनीमिया करती है, ऑर्गन डिस्फंक्शन, तो आपको ध्यान रखना है ऑर्गन डिस्फंक्शन करती है, एनीमिया करती है, जॉन्डिस करती है और साथ के साथ ये शॉर्ट लाइफ स्पान करती है और मलेरिया को रेजिस्टेंस भी देने का काम करती है। अब समझो, देखो क्या होता है कि जीनोटाइप एच बी और एच बी एस के अंदर, सुनना, यदि एच बी है तो वह नॉर्मल रहेगा। एच बी एच बी एस के अंदर
ये एग्जाम्पल भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, इसके अंदर जो सॉरी कोडोमिनेंस का, ये कोडोमिनेंस शो करती है, ध्यान रखना। मीन्स कुछ आरबीसी जो होंगी वो तो बाइकॉनकेव सेम होंगी, कुछ कुछ आरबीसी सिक्कल शेप्ड सेल हो जाएंगी, ध्यान रखना। और एच बी एस जो होता है वो तो सिक्कल सेल एनीमिया कर देता है, ध्यान रखना, डिसीज ही कॉज कर देगा बिल्कुल। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, यदि तुमने क्रॉस कराया एच बी एस किसका, एच बी एस का क्रॉस कराया एच बी एस के साथ, यानी दो कैरियर का क्रॉस कराया, तो तुम्हारे को जो मिलेगा, तुम्हारे को क्या मिलेगा, तुम्हारे को तो देखो क्या मिलेगा, तुम्हारे को मिलेगा एच बी एस। अब ध्यान रखना इसके अंदर नॉर्मल जो है वो एक है, कैरियर दो है और सिक्कल सेल एनीमिया वाला एक है, यानी इसके अंदर 1:2:1 फॉलो हो रहा है, यानी फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो बराबर हैं। क्यों? क्योंकि कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस के केस में फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन अलीलिक। अब देखो नॉन अलीलिक इंटरेक्शन के अंदर जो पहला है वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होती है, देखो पहले अपन जो पढ़ रहे थे वो अलीलिक इंटरेक्शन पढ़ रहे थे, यानी एक ही जीन के जो दो अलील, एक ही जीन के जो अलील प्रेजेंट है वो क्रोमोजोम्स होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर सेम लोगस के ऊपर प्रेजेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो अलील्स मिलेंगे वो नॉन अलीलिक इंटरेक्शन होंगे, मतलब एक जीन के जो अलील है वो दूसरे जीन के अलील के साथ जब इंटरेक्ट कर रहा होता है तब उसे अपन कॉम्प्लीमेंट्री जीन का कहते हैं, ध्यान रखना। अब होता क्या है समझो, अपन देख रहा कि प्लियोट्रॉपिक जीन क्या थी, वह जीन थी जो कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। मल्टीपल अलील क्या थे, जब एक जीन जो थी बहुत सारे, एक जीन के बहुत सारे अलील प्रेजेंट है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर क्या है, इन दिस इंट्रैक्शन दो नॉन अलीलिक जीन रेगुलेट वन कैरेक्टर, इसके अंदर दो नॉन अलीलिक जीन जो होती हैं एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर रही होती हैं। नहीं समझे, देखो क्या होता है वो अभी समझ में आया तुमको। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोमिनेंट ट्रेट द डोमिनेंट अलील ऑफ बोथ जीन मस्ट बी प्रेजेंट। यदि किसी डोमिनेंट ट्रेट चाहिए, यदि एफ बर प्रोजेनिन के अंदर डोमिनेंट ट्रेट आना है तो उसके अंदर दोनों डोमिनेंट ट्रेट के लिए दोनों डोमिनेंट अलील होनी चाहिए, मतलब दो जीन है, ठीक है, मतलब दो अलील्स हैं, ठीक है। अब दो अलील में दोनों के दोनों डोमिनेंट अलील होने चाहिए, ध्यान रखना। दो जीन है, दोनों के दोनों दो अलील होंगे, भाई दो जीन है दो अलील होंगे प्रत्येक के, तो दोनों कितने हुए, चार अलील हुआ, ठीक है। अब प्रत्येक बार कितने आने चाहिए, दो अलील आने चाहिए साथ साथ, तब आपसे होने क्या कहेंगे, दोनों के दोनों जो अलील हैं यदि डोमिनेंट अलील दोनों साथ आ रहे हैं तभी क्या बनेगा, एक डोमिनेंट ट्रेट देखने को मिलेगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ बोथ डोमिनेंट अलील, यदि दोनों डोमिनेंट अलील का एब्सेंस है, ध्यान रखना, यदि दोनों डोमिनेंट अलील का एब्सेंस है ऑफ एनी जीन रिसेसिव एक्सप्रेशन, उस केस के अंदर रिसेसिव एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। रिसेसिव यानी कि अब देखो इसका एग्जांपल क्या है कि फ्लावर कलर ऑफ लेथरस ओडोरेटस, ध्यान रखना, लेथरस ओडोरेटस के अंदर जो फ्लावर कलर होता है, ठीक है, स्वीट पी जिसे हम बोलते हैं, स्वीट पी जो होता है उसके अंदर जो फ्लावर कलर होता है, जैसे कि अपन बोलते हैं लेथरस ओडोरेटस, जिसका नाम क्या है लेथरस ओडोरेटस, ठीक है। अब फ्लावर कलर इज कंट्रोल्ड बाय टू जीन सी और पी, ध्यान रखना, यहाँ पर जो फ्लावर कलर कंट्रोल किया जाएगा वो दो जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सी जीन और पी जीन। अब सुनो कैसे होता है, उसको समझने के लिए पहले तुम ये समझो क्या कि बायोकेमिकल बेसिस क्या होता है, बायोकेमिकल जो है वो बेसिस क्या होता है, तो बायोकेमिकल बेसिस क्या होता है उसको समझो पहले, ठीक है ना। तो बायोकेमिकल बेसिस को समझते हैं, सुनो देखो, हाँ हाँ, तो बायोकेमिकल बेसिस को यदि हम समझे तो बायोकेमिकल बेसिस ऑफ कलर प्रोडक्शन क्या कहता है, सुनो, जीन सी जो होती है और जीन पी जो होती है, जीन सी आरएनए बनाएगी, जीन जो होती है वो आरएनए बनाती है और आरएनए के बाद एंजाइम बनेगा, बिल्कुल। जीन पी भी आरएनए बनाएगी और वो भी एंजाइम बनाएगी, ठीक है। अब जीन सी जब आरएनए बनाएगी और एंजाइम बनाएगी तो उससे सबस्ट्रेट जो होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, उससे बनता है एक क्रोमैगन क्या बनता है, क्रोमैगन बनता है और ये इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। अब क्रोमैगन को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए जीन पी वाला एंजाइम, तो जीन पी वाला जो एंजाइम होगा वो क्रोमैगन को कन्वर्ट करेगा एंथ्रोसाइनिन के अंदर, और एंथ्रोसाइनिन जो होता है वो पर्पल कलर होता है, एंथ्रोसाइनिन जो होता है वो पर्पल कलर देखने को मिलता है, ठीक है। तो एंथ्रोसाइनिन जो है वो पर्पल कलर होता है, ध्यान रखना, एंथ्रोसाइनिन क्या होता है, पर्पल कलर होता है। अब देखो उसने क्या कहा था पहले कि दोनों के डोमिनेंट होने चाहिए, क्यों, क्योंकि यदि जीन सी नहीं हुई, जीन सी वाला डोमिनेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो ये एंजाइम ही नहीं बनेगा, तो क्रोमैगन ही नहीं बनेगा, फिर जीन पी हो या ना हो उससे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि जीन पी है, जीन पी का डोमिनेंट है और जीन सी का जो है रिसेसिव है, फिर भी जो एंजाइम बनेगा ही नहीं, यदि एंजाइम क्रोमैगन ही नहीं बनेगा तो जीन पी क्या करेगी, ठीक है ना। तो वही बात चल रही है यहाँ पर
तो यदि देखो कैपिटल सी और कैपिटल की पी की बात करें, यदि हम बात करें कैपिटल सी और कैपिटल पी, वो उसके साथ कुछ भी हो उससे मैटर ही नहीं करता। यदि कैपिटल सी और कैपिटल पी है तो पर्पल ही बनेगा। यदि कैपिटल सी और स्मॉल पी है, हमको चाहिए दोनों डोमिनेंट, तो भला वाइट बनेगा कलरलेस। कैप स्मॉल सी कैपिटल पी है तो उसमें भी कलरलेस बनेगा। स्मॉल सी स्मॉल पी है उसमें भी कलरलेस बनेगा, क्योंकि जब दोनों डोमिनेंट साथ में आएंगे तभी जाकर, जब दोनों डोमिनेंट साथ में आएंगे तभी जाकर जो है वो हमारे को डोमिनेंट ट्रेड देखने को मिलेगा। आप समझो तुम क्रॉस कैसे करवाओगे इसका क्रॉस। देखो क्या करते हैं, जब हम पर्पल का क्रॉस कराते हैं वाइट के साथ, अब पर्पल है ठीक है, तो पर्पल के अंदर क्या होगा, हम प्योर ले रहे हैं, अभी अभी प्योर ले रहे हैं, तो कैपिटल सी कैपिटल पी होगा ठीक है। और वाइट है तो स्मॉल पी होगा। तो F1 जनरेशन के अंदर क्या आएगा, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, हाँ या ना, बिल्कुल। अब कैपिटल सी और कैपिटल पी और स्मॉल पी आएगा। अब यह तो पर्पल होगा, F1 जनरेशन के अंदर तो पर्पल आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो जब इसकी अपन सेल्फिंग कराते हैं कैपिटल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी की, जब सेल्फिंग कराते हैं कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी के साथ, सुनना। अब देखो एक बार तो जो है हम डोमिनेंट लेंगे, सुनना, एक बार हम डोमिनेंट का डोमिनेंट लेंगे, एक बार दोनों लेंगे, एक बार लेंगे हम होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या लेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो जब हम होमोजाइगस डोमिनेंट लेंगे तो हम कैपिटल सी को भी लेंगे और कैपिटल पी को भी लेंगे। अब यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है, उससे हमको मैटर ही नहीं कर रहा, तो वो ऑलवेज क्या होगा, पर्पल होगा। और यह जो होते हैं ये 9 देखने को मिलते हैं। यदि हम चेकर बॉक्स बनाए तो हमको कितने देखने को मिलते हैं, 9। ये हमने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तब देखा था कि यदि दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं तो वो 9 होंगे, तो ना दोनों के दोनों तुमको डोमिनेंट चाहिए तो तुम्हारे को क्या मिलेगा, पर्पल मिलेगा ठीक है। पर्पल जो होते हैं वो 9 के केस में मिलता है। और 7 जो होते हैं वो 3:1 था ना, तो 3 और 3+3+1 वो कितने होगा, 7 होगा। तो वो जो 7 है वो 7 के 7 क्या होंगे तुम्हारे को, 7 के जो 7 मिलेंगे वो सारे के सारे वाइट देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना 9 जो है वो पर्पल देखने को मिलते हैं। पर्पल कितने को देखने को मिलते हैं, 9। क्यों, क्योंकि पर्पल के केस में तुम्हारे को डोमिनेंट दोनों के दोनों क्या चाहिए, डोमिनेंट चाहिए, कैपिटल सी भी आना चाहिए और कैपिटल पी भी आना चाहिए। और यह 9 बार देखने को मिलता था। और जबकि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव जो है वो 3 बार देखने को मिलता था। वो याद करो, राउंड येलो जो था वो 9 टाइम्स देखने को मिलता था ठीक है। राउंड ग्रीन या रिंकल्ड येलो जो था वो थ्री टाइम देखने को मिलता था। और जो हमारा रिंकल्ड ग्रीन था वो 1 टाइम देखने को मिलता था। उसी प्रकार से होमोजाइगस डोमिनेंट जो होता है वो 9 बार आता है। तुमको ये ध्यान रखो, होमोजाइगस डोमिनेंट कितनी बार आता है, 9 बार आता है। अब हेट्रोजाइगस के अंदर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव जो है वो 3 टाइम्स आता है ठीक है। और दोनों के दोनों जब रिसेसिव होते हैं तब वो 1 टाइम्स आता है, ये तो अपने को पता है ठीक है। अब जब होमोजाइगस डोमिनेंट है तो 9 बार आएगा तो पर्पल हो जाएगा ठीक है। अब 3+3+1 करोगे तो तुम्हारे को 7 देखने को मिलेगा, कितना, 7। तो 9:7 रेशियो देखने को मिलता है ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो 9:7 होता है। और जीनोटाइपिक रेशियो वही होगा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो टाइप है। पर इसके अंदर स्पेशल केस क्या है कि यदि दोनों डोमिनेंट होंगे, यदि दोनों डोमिनेंट अलील हो, यदि दोनों अलील के डोमिनेंट हिस्से होंगे, दोनों अलील के डोमिनेंट होंगे, तभी जाकर जो है हमारा डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा। नहीं तो डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होगा, नहीं तो पर्पल कलर नहीं आएगा ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमने एंजाइम समझाया था, बायोकेमिकल एंजाइम कैसे काम करता है, कि वो बीच में क्रोमैगन बना रहा है ना। यदि कोई भी नहीं बनेगा तो यहाँ तो प्रोसेस पूरा नहीं होगा, या शुरू ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। तो दोनों का बनना जरूरी होता है। तो हम मैं एक बार यदि फिर से आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको यह ध्यान रखना है कि नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन वो इंट्रैक्शन होती हैं जहाँ पर जो जीन होती है, डिफरेंट जीन्स के अलील जो होते हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर क्या होता है, खास बात क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर दोनों अलील्स, दोनों जीन्स के जो डोमिनेंट अलील हैं, दोनों जीन्स के, मैं रिपीट करता हूँ, दोनों जीन्स के डोमिनेंट अलील का साथ आना जरूरी होता है। यदि कोई भी डोमिनेंट अलील साथ नहीं आए, मतलब दोनों डोमिनेंट अलील साथ होंगे तभी हमारे को डोमिनेंट ट्रेट देखने को मिलेगा। यदि कोई भी रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है, यानी कोई भी कोई डोमिनेंट ट्रेट नहीं आया, तो हमारे को रिसेसिव ट्रेट ही देखने को मिलेगा। और इसका एग्जांपल तुमको ध्यान रखना है, लेथाइरस ओडोरेटस के अंदर देखने को मिलता है फ्लावर, जो हमारा स्वीट पई है जैसे अपन बोलते हैं। अब उसके अंदर होता क्या है, कलर जो होता है वो 2 एंजाइम से डिसाइड होता है, एक जीन सी, जीन पी। अब जीन सी हो सकती है अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, जीन पी अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, सुनना।
अब जीन सी अपना काम कर रही है, जीन भी अपना काम कर रही है, लेकिन जब दोनों एक साथ काम करेंगे तभी पर्पल कलर आएगा। समझ में आ रहा है? यदि कोई भी एक काम नहीं करेगा, कोई भी एक काम नहीं करेगा, यदि किसी भी एक भी एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होगा, मान लो जो जीन सी जो एंजाइम बना रहा है उसका सिंथेसिस नहीं हो तो पर्पल कलर नहीं आएगा। जीन पी जो एंजाइम बना रहा है उसका सिंथेसिस नहीं हुआ तो भी पर्पल कलर नहीं आएगा। तो दोनों का काम करना साथ में जरूरी, यानी दोनों के जीन एक्सप्रेस होने चाहिए। यदि कोई भी जीन साथ में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो दोनों जीन जो है वो डोमिनेंट ट्रेट आने चाहिए, तभी जाके जो है पर्पल कलर आने वाला है, डोमिनेंट ट्रेट। अब देखो अपन ने क्रॉस कराया तो जब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के जैसे ही ये समझो इसको, ठीक है, पर अंतर कहाँ आता है? फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर अंतर आता है कि फिनोटाइपिक रेशियो 9:7 हो जाता है, बाकी जीनोटाइपिक रेशियो तो 1:2:4:1:1:2:1 है ही, सही ध्यान रखना, ठीक है। तो जीनोटाइपिक रेशियो में ठीक है ध्यान, फिनोटाइपिक रेशियो ध्यान रखना 9:7 कैसे आया कि वो 9:3:3:1 था ना, तो ये जब दोनों डोमिनेंट होते हैं तो 9, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो 3:3 होता है और 1 होता है। अब उन 3:3:1 जो है उनको 7 हो जाएगा, वो सब एक जैसे हो गए। क्यों एक जैसे क्यों हो गए? क्योंकि इनके अंदर दोनों डोमिनेंट नहीं आ रहा है, डोमिनेंट रिसेसिव तो एक डोमिनेंट आया ना, रिसेसिव डोमिनेंट तो उसके अंदर भी एक डोमिनेंट आया, और दोनों रिसेसिव उसमें तो फिर यही सही, तो दोनों डोमिनेंट चाहिए हमको, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये एक स्पेशल केस है और कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर खास बात क्या है? खास बात ये है कि दोनों डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर कलर ऑफ लेथराइडस ओडोरस, ये इसको ध्यान रखना है। लेथराइडस ओडोरेटस के अंदर क्या देखने को मिलती है? अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन होती है। जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट इज CCPP है, ध्यान रखना, कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p है, ठीक है। दिस प्लांट इज क्रॉस्ड विद कैपिटल C स्मॉल p के साथ, ध्यान रखना। प्लांट फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल एंड वाइट फ्लावर रिस्पेक्टिवली इन ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग के अंदर पर्पल और वाइट फ्लावर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो सबसे पहले गैमीट बनाओ, सबसे पहले क्या बनाओ? आप वो गैमीट बना लो, या आप डाई हाइब्रिड क्रॉस से कर लो, या आप दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से भी कर सकते हो। कैसे? कि आप दोनों मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना लो, कर लिए दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बिल्कुल। अब दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर यहाँ से गैमीट क्या आएगा? यहाँ से गैमीट क्या आएगा? कैपिटल C आ सकता है और स्मॉल c आ सकता है। देखो यहाँ से क्या क्या बनेंगे? 4 प्रोबेबिलिटी बनेंगी, कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल C कैपिटल C कैपिटल C कैपिटल C और कैपिटल C स्मॉल c, ध्यान रखना, कैपिटल C स्मॉल c और साथ के साथ स्मॉल c बनेगी। यदि हम उनकी बात करें P वाले की, तो उसके अंदर क्या बनेगा? ध्यान रखना, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर जो है कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है, स्मॉल p और साथ के साथ हमारे को क्या देखने को मिलेगा? साथ के साथ हमारे को देखने को मिलेगा स्मॉल p, ध्यान रखना, कैपिटल P स्मॉल p और स्मॉल p देखने को मिला। देख लो ये जो चेकर बॉक्स बनाया हमने जो चेकर बॉक्स बनाया है, इसको देखो, ये जो चेकर बॉक्स बनाया ना, ऐसे ही बनेगा जो चेकर बॉक्स, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमने क्या किया है कि CSCN को अगर ये मोनो हाइब्रिड करा लिया, ठीक है, ये S नहीं C है, ठीक है, और इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का इस मोनो हाइब्रिड का दोनों को सेपरेटली करा लिया है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या इससे, देखो ये हमने बना लिया, ठीक है। अब मेरे से पूछा क्या है वो समझो, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल एंड वाइट फ्लावर रिस्पेक्टिवली ऑफ स्प्रिंग के अंदर। अब देखो पर्पल कब होगा? पर्पल साथ साथ कब होंगे? जब दोनों के दोनों जो है एक साथ आए, दोनों के दोनों डोमिनेंट जो है एक साथ आए, तब होगा पर्पल, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का क्रॉस कराते हैं, इन दोनों का हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है। अब सुनो, दोनों के अंदर डोमिनेंट आना चाहिए तब पर्पल आएगा। अब देखो यहाँ पर डोमिनेंट कितने के अंदर है? 3 के अंदर है, तो 3/4, ठीक है। यहाँ पर डोमिनेंट किसके अंदर है? यहाँ पर डोमिनेंट जो है वो 1 के अंदर है। कितने के अंदर है डोमिनेंट? 1 के अंदर है, तो यहाँ पर जाएगा 1/2। तो 3/4 का 1/2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3/8 आएगा। देखो 3/8 आ गया आंसर, कोई नहीं, वो सिंपल है, ध्यान रखना। बस डाई हाइब्रिड क्रॉस है, थोड़ा चेंज आता है कि आपको ध्यान रखना है जब क्वेश्चन पूछे तो आपको एकदम से बिल्कुल सारे आंसर नहीं देने हैं कि बिल्कुल इसका अंदर इसका कर दिए, वही का कहाँ से। अब लग देखो वाइट फ्लावर, अब वाइट फ्लावर के अंदर तो सिंपल है, वाइट फ्लावर कब आएगा? जब दोनों डोमिनेंट अलील नहीं होंगी, जब दोनों डोमिनेंट अलील नहीं होंगी। अब दोनों की दोनों डोमिनेंट अलील कब नहीं होंगी? इधर इधर तो इधर से स्मॉल c है जहाँ, ठीक है, और उधर से 1/2, तो इधर से 1/4, उधर से 1/2 प्रोबेबिलिटी है, तो 1/8 होगी प्रोबेबिलिटी। मतलब 5 जो हम यदि 1-3/8 कर लें, यहाँ तो 1-3/8 कर लो तो 5/8 होगी। और हमने क्या किया है समझो, हमने क्या किया है कि अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर इसके आने की प्रोबेबिलिटी साथ के साथ, यदि यह आ जाए स्मॉल c और यह ना आए तो उसके अंदर भी तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो समझ रहे हो, तो एक ना आए दूसरा ना आए, तो उसके अंदर आप 1-3/8 करके निकाल सकते हो। आप ऐसे ही निकालना है इसको, ठीक है, ये आंसर ध्यान रखना आप। तो हमको क्या करना है, हमको जो है 1 में से कलर को माइनस कर देना है, तो हमारे को वाइट मिल जाएगा, ध्यान रखना।
कलर को जब 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप इससे निकालिए डाई हाइब्रिड क्रॉस को, दोनों को पूरा क्रॉस करके देखिए, या तो आप डाई और उससे कर लीजिए, उससे आसान हो जाएगा। लेकिन आप कलर निकाल लीजिए तो उसमें से 1 में से माइनस कर दिए प्रोबेबिलिटी यदि निकालनी है। लेकिन यदि पूछता है कि कितने हैं नंबर या गिनने का पूछता है तो आप उस मेथड से जाइएगा। ठीक है, तो आपको कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये होता है कि नॉन कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होती है। नॉन कॉम्प्लीमेंट्री जो जीन होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि नॉन अलीलिक इंटरेक्शन का एक पार्ट होता है जिसके अंदर नॉन अलीलिक जीन्स का जो के अंदर इंटरेक्शन होता है।